चलो जी, वी आर स्टार्टिंग। जी, any questions from yesterday's lecture? कोई सवाल? जी, people are there. No, sir. No question? ठीक है, Yes, sir. चलें, ग्रेट। हमें बात करनी थी, ये जो येलो किया हुआ है मैंने आपको बताया, सिर्फ मैंने आपके नॉलेज के लिए दिया हुआ है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहाँ से शुरू करना है हमें, रिस्क एनालिसिस से। थोड़ी सी बात की भी थी बट यहीं से हम शुरू कर लेते हैं। हमने बात की थी कि रिस्क इज फियर ऑफ लॉस, ठीक है। और जहाँ पर देखिए हर जगह पे कोई ना कोई वीकनेसेस होती हैं, वल्नरेबिलिटी कह लें, वीकनेस कह लें, एक ही बात है। जहाँ आपकी वीकनेस ज़्यादा हो और उसको एक्सप्लॉइट करने का चांस ज़्यादा हो, वहाँ रिस्क ज़्यादा होगा। जब आप में वीकनेस कम होगी और कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, तो आपके लिए रिस्क कम है। यस ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में ये आ रही थी कि हमने कल ने परसों डिज़ास्टर रिकवरी की बात की, और डिज़ास्टर में कई दफ़ा मैंने एग्जांपल दी, आग लग सकती है, सैलाब हो सकता है। तो अब आप देख रहे हैं कि वी आर एक्सपीरियंसिंग अ डिज़ास्टर, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अर्बन फ्लडिंग दैट वी हैव। आप में से कोई लोग कराची से बाहर से हैं? कौन है कराची से बाहर से? एनीवन फ्रॉम अदर सिटीज़? कोई नहीं? Sir, हम कराची से हैं। नहीं, कराची के अलावा कोई है यहाँ पर? Yes, sir. आप कहाँ से? इस्लामाबाद से सर। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में तो खैर बारिश का क्या सिचुएशन है? सर आज नहीं है, वैसे कल तो पूरा दिन थी। लेकिन कैसी रही है? जैसी कराची में तो टीवी पे देख रहे होंगे ना आप, ऐसी तो नहीं नहीं सर, वैसी नहीं वैसी नहीं थी। है? तो क्या ख्याल है अभी कराची में जितने इदारे हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग डिजास्टर। बहुत सारे इदारे जो हैं वो तो एक डिजास्टर सिचुएशन के अंदर आ गए हैं। पावर आउटेज हुआ हुआ है उनका, पानी आ गया बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। यस सर। तो ये भी एक डिजास्टर सिचुएशन ही है कुछ इदारों के। अच्छा जी, तो रिस्क, अच्छा अब आपके पास दूसरी जो चीज़ है, the impact or relative severity of the risk is proportional to the business value of the loss, damage and to the estimated frequency of the threat. ये बात भी हमने की थी, अगर आपके पास थ्रेट के चांसेस ज़्यादा हैं और उससे होने वाला नुकसान ज़्यादा है तो भी रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, ये पानी का रिस्क जो है, सैलाब का रिस्क, अर्बन फ्लडिंग का रिस्क, इसके चांसेस कम है, इसके चांसेस कम है। ये मेरा ख्याल है कि दूसरी या तीसरी बार एक्सपीरियंस किया हमने कराची में, ठीक। इसके चांसेस कम है, लेकिन अगर इस किस्म की चीज़ हो जाए तो उससे होने वाला नुकसान ज़्यादा है, ठीक। तो ये भी एक अच्छा रिस्क है, बड़ा, अच्छा से मेरा मतलब बड़ा रिस्क है, ठीक। तो आपने देखना है कि आपके बिज़नेस को होने वाला नुकसान कितना है, ठीक, और इस रिस्क के चांसेस कितने हैं। इससे भी आपको रिस्क का अंदाज़ा हो जाता है कि रिस्क ज़्यादा है या रिस्क कम है। जी एवरीवन। Yes, sir. Sir. यस सर। अच्छा, ऑडिट के रिस्क की कैटेगरीज की हम कल बात कर रहे थे। एक आपके पास इनहेरेंट रिस्क होता है। इनहेरेंट की हम बात कर रहे थे कि इसका मतलब है बिल्ट इन, ठीक है। तो हर चीज़ के अंदर अपना रिस्क है, जिसमें बात करते हैं कैश के अंदर अपना रिस्क है कि वो चोरी हो सकता है, गोल्ड डायमंड छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक। तो अब फॉर एग्जांपल बल्कि एक अच्छी सी एग्जांपल मेरे जहन में आई
कुछ गेम्स ऐसे हैं, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं कि जिनमें जान जाने का खतरा है। यस नो? Yes, सर। sir. मिसाल देंगे? Yes, sir. कोई मिसाल दें? यानी मिसाल? सर कार रेस हो गई जैसे। जैसे गुड एग्जांपल चला, कार रेसिंग है। और बताएं। बहुत सारे गेम है, क्या हो गया आप लोगों को? स्काई डाइविंग है, स्कूबा डाइविंग है, क्लिफ डाइविंग है, माउंटेनियरिंग है, क्या ख्याल है? यस सर। अब क्रिकेट में ज़ाहिर है ऐसा कोई ख़ास रिस्क नहीं है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि अगर माउंटेनियरिंग की हम बात करें या राफ्टिंग की हम बात करें तो इन गेम्स में इनहेरेंट रिस्क है, ठीक। तो अपनी नेचर को लिखा हुआ भी यहाँ पर कि द इनबिल्ट रिस्क बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल कुछ जगहों पे सिंपल सा बिजनेस है कि पैसे आए पैसे गए, लेकिन कुछ जगहों पे हो सकता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हो रहे हो, कई पार्टीज इन्वॉल्व हों, कई लोग इन्वॉल्व हों, तो वहाँ पर फिर इनहेरेंट रिस्क बढ़ जाएगा। यस नो? Yes, sir. अच्छा जी। देन दूसरा आपके पास है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क का मतलब है कि आपका कंट्रोल काम ना करे, कंट्रोल काम ना करे। तो मटेरियल एरर एग्जिस्ट that would not be prevented or detected on a timely basis by the system of internal controls. आपके पास कंट्रोल तो है लेकिन कंट्रोल ने काम नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल कोई मिसाल दें। वैसे तो इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक हमारे पास आगे तफसील से आ रहा है, हम पढ़ेंगे यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल, लेकिन वैसे एक आइडिया मैं आपसे ले रहा हूँ। कोई आप आइडिया दें कि कोई कंट्रोल है किसी इदारे में और उसने काम नहीं किया। सर अगर कोई जी ज़रा वन बाय वन जी बोले। सर अगर कोई इदारा हो हमारे पास सर, जहां हमने कोई ऐसी चीज रखी हुई है जिसको सर ठंडे टेम्परेचर की जरूरत है सर, वहाँ हमने लगाया हुआ है थर्मोस्टेट सर, वो एज अ कंट्रोल काम कर रहा है सर। अगर वो थर्मोस्टेट काम करना छोड़ दे सर, तो हमें पता नहीं लगेगा कि टेम्परेचर उस रूम का जो है बढ़ गया है या कम हो गया है। तो इस तरह इसके साथ रिस्क हो सकता है, वो चीज़ खराब हो सकती है सर। जैसे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, उनके वेयर हाउसेस के अंदर आपको एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, ठीक है ना। तो वो लगाई होती हैं डिवाइसेस उन्होंने, ठीक। तो कंट्रोल चले, ठीक है। और क्या चीज़ है, और बताएं कोई चीज़ एग्जाम्पल। जैसे फैक्ट्री उसमें अरे कोई फैक्ट्री है फैक्ट्री है, फिर उसमें उसमें जो है ना वो बिस्किट्स बन रहा है या कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो अब उसका इंटरनल खराब हो जाए तो आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। अच्छा चलिए ये बताएं, फॉर एग्जांपल ये जो आप रिकन्सिलिएशन करते हैं अकाउंट्स के अंदर, ये एक किस्म का कंट्रोल ही है ना। इससे चीज़ों को आप प्रिवेंट कर सकते हैं या कोई गड़बड़ हो तो डिटेक्ट कर सकते हैं। यस नो? जी सर। लेट्स से आपने रिकन्सिलिएशन सही नहीं किया, ठीक है। तो अब जो चीज़ थी, जो गड़बड़ थी, वो प्रिवेंट नहीं हुई, डिटेक्ट नहीं हुई। यानी प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव की ज़्यादा डिटेल हम आगे भी देखेंगे। फ़िलहाल मैं इसमें सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चीज़ को इसको प्रिवेंट करना चाहिए था, डिटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, ठीक। ये कंट्रोल रिस्क है। इसके अलावा आपके पास
डिटेक्शन रिस्क ये है कि गड़बड़ थी लेकिन ऑडिटर उसको डिटेक्ट नहीं कर सका। ऐसा होता है मेरे सामने चीज़ हुई है लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मिस कर दिया किसी भी वजह से, अपनी कॉम्पिटेंस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से। तो डिटेक्शन रिस्क है कि कोई गड़बड़ हुई है लेकिन जो ऑडिटर है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सका। जी ये बात समझ आती है? जी सर। अब इन तीनों को मिलाकर बनता है आपका ओवरऑल ऑडिट रिस्क, ठीक है। और ओवरऑल ऑडिट रिस्क यही है कि ऑडिटर जो है इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे। चीज़ सही थी, उसने ओपिनियन दे दिया कि चीज़ सही नहीं है, या चीज़ सही नहीं थी और उसने ओपिनियन दे दिया कि चीज़ सही है। जी ये बात समझ आती है? और उसके इक्वेशन की टर्म्स में यूँ लिखा हुआ है कि जी ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। तो ये है आपके पास ऑडिट रिस्क की कैटेगरीज। अच्छा, रिस्क इन ऑडिट प्लानिंग, ऑब्वियसली जब भी आप ऑडिट करते हैं तो उससे पहले आप प्लानिंग करते हैं, और जब प्लानिंग करते हैं तो आप ज़रूर देखते हैं कि यहाँ पर रिस्क क्या है, ठीक है। कुछ जगहों पे रिस्क ज़्यादा है, कुछ जगहों पे रिस्क कम है। तो रिस्क एनालिसिस आपने करना होता है, और रिस्क एनालिसिस से आपको पता चल जाता है कि वहाँ क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, और जाहिर है उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर चूँकि ये रिस्क है तो ये कंट्रोल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा है कि एक बड़ा ही सेंसिटिव सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंक का सिस्टम है, लेट्स से क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है, तो वहाँ पर अब ये रिस्क मौजूद है कि इसको हैक करे कोई हैकर और जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं वो चोरी कर ले, ठीक है। तो अब ये रिस्क है, तो अब आपको समझ आ गया कि यहाँ पर ये रिस्क है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बड़े स्ट्रॉन्ग लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होने चाहिए। यस नो? होता है। तो अब आपके जहन में है कि स्ट्रॉन्ग लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होने चाहिए ताकि कोई हैकर जो है, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो ना हो सके, ठीक। तो अब आपने प्लानिंग में इस चीज़ को शामिल कर लिया है कि हमें इस किस्म के कंट्रोल्स को देखना है, और अगर ये कंट्रोल्स वहाँ पर हैं तो इसका मतलब है कि चीज़ें बेहतर हैं, और अगर ऐसे कंट्रोल वहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ गड़बड़ होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक। तो आप रिस्क को कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग ऑडिट प्लानिंग। बात समझ आती है जी? तो लोगों का कनेक्शन डिसकनेक्शन बहुत हो रहा है, मेरा ख्याल है वो कनेक्ट हो रहा है, डिसकनेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब पूरा का पूरा अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस देखें, इसकी बात हमने पहले भी की हुई है लेकिन थोड़ी कम की हुई थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर की थी शायद। यहाँ थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क अवॉइडेंस करते हैं, रिस्क रीवैल्यूएशन करते हैं, रिस्क एक्सेप्टेंस करते हैं, रिस्क शेयरिंग करते हैं। क्या आपको याद है एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि 2 लाख रुपए का सेलफोन जो है आपको अगर 20,000 रुपये में मिल रहा है, लेकिन कि ये फ़ोन लेने के लिए आपको रात को अकेले लियारी में चील चौक पे आना होगा, कुछ ऐसी बात की थी मेरा ख्याल हमने। जी सर। हाँ, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि रिस्क को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर आप जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे तो रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं, और अगर आप किसी दोस्त को भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये आप रिस्क को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या आप कहते हैं कि जी ठीक है चलें चलते हैं, थोड़ा पिस्तौल लेके चलते हैं, तो आप रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं। गेटिंग? ये वही बातें दोबारा से हम यहाँ पर करने लगे हैं थोड़ा सा। तो रिस्क असेसमेंट करना है। रिस्क असेसमेंट का मतलब ये है कि यू हैव टू असेस, आपको जानना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या रिस्क्स आपके पास हैं, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट। तो आइडेंटिफाई करें कि क्या रिस्क है, क्वांटिफाई करें कि कितना रिस्क है, एंड देन प्रायोरिटाइज करें। प्रायोरिटाइज करने का मतलब क्या है? ये तय करें कि हमारे लिए कौन सा रिस्क ज़्यादा है और कौन सा रिस्क कम है, क्योंकि जब मैं एक्शन लूँगा तो मैं उन
रिस्क को पहले एड्रेस करूंगा जो मेरे लिए अहम है। ठीक है जी, बात समझ आती है जी? Yes, sir. Identify, Yes, sir. quantify and prioritize risk against criteria for risk acceptance and objectives relevant to the organization. अब देखो ना, कोई रिस्क किसी इदारे के लिए अहम हो सकता है, किसी इदारे के लिए अहम नहीं हो सकता। कोई रिस्क कोई इदारा लेना चाहता है, कोई रिस्क कोई इदारा नहीं लेना चाहता। तो हर इदारे की अपनी पॉलिसी है, अपनी प्रेफरेंस है और अपनी कैपेसिटी है। लेकिन आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, क्वांटिफाई करना और डिसाइड करना है कि ये रिस्क मैं लूँगा और ये रिस्क मैं नहीं लूँगा। ठीक है? अच्छा, ये रिस्क असेसमेंट आपको कब करना चाहिए जी? रिस्क असेसमेंट आपको एक प्री डिफाइंड पीरियड के बाद आप कर सकते हैं, पीरियोडिकली। फॉर एग्जांपल, आपके इदारे ने तय किया हुआ है कि हम हर 6 महीने पे या हर 2 महीने पे, हर या क्वार्टर में रिस्क असेसमेंट करेंगे। अच्छा, ये रिस्क असेसमेंट आप कर सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, सेमी एनुअली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे। लेकिन बात वक्त क्या होता है कि आप देखते हैं कि माहौल में कोई तब्दीली आ रही है, तो उसके बाद भी आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। हालांकि लेट्स से आप कहते हैं कि हम 6 महीने पे करेंगे और लेट्स से आपने जून में किया था, लेकिन अभी बहुत बारिशें हो गई हैं, ठीक है, और बड़ा एक अर्बन फ्लडिंग वाली सिचुएशन हो गई है। तो हो सकता है कि आपने कहा कि अब हम रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं बिकॉज एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। गैरे, तो अगर हम ऑडिट के एंगल से भी देखें, Yes, sir. तो ऑडिटर फॉर एग्जांपल अगर आपका सिक्योरिटी ऑडिट करने आ रहा है, फिजिकल सिक्योरिटी ऑडिट करने आ रहा है, तो वो देख सकता है कि यार ये बारिश जो है बहुत ज़्यादा हुई है और इससे बहुत सारे मसले हो रहे हैं, वो मसले भी हो रहे हैं जो कभी हमने सोचे नहीं है। तो हो सकता है कि वो अपना क्लाइंट को कहे, सजेस्ट करे कि भाई आप अपना जो रिस्क असेसमेंट है उसको दोबारा कर लें। ठीक, और ऑडिटर भी ज़ाहिर है कि जब आएगा तो इन चीज़ों को देखेगा। ठीक, दूसरी चीज़ होती है कि हम कोशिश करते हैं कि रिस्क को अवॉइड ही कर लें। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी ना कि वो आप कोशिश करें कि सेल फोन लेने जाए ना वहाँ पर। ठीक है। अच्छा, बाज़ आमतौर से रिस्क को अवॉइड करना मुश्किल होता है। अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, आप एक बैंक हैं और आप कहते हैं कि जी हमारे पास ये रिस्क ही ना हो कि हमारा सिस्टम हैक हो, या हमारे पास हम जो लोगों को कार फाइनेंसिंग दे रहे हैं या होम फाइनेंसिंग दे रहे हैं उसमें कोई डिफ़ॉल्ट्स ना हो, ये हो नहीं सकता। उसको आप रिस्क अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे रिस्क अवॉइड करना मुमकिन नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं? आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जो भी रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम आईटी के एंगल से बात करें, आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया है कि आप हैक हो सकते हैं, तो आप इसको मिटिगेट करने की कोशिश करें। ठीक है, आपने कहा जी हमारे यहाँ आग लग सकती है, तो इस रिस्क को मिटिगेट करें। ठीक है, तो आप कंट्रोल्स डेवलप करते हैं। जितने भी आपने रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं रिस्क असेसमेंट में, उनको ट्रीट करें। ट्रीट करने का तरीका ये है कि आप उनको उसके लिए कंट्रोल्स बनाएं, और कंट्रोल से आप उसको मिटिगेट करें, रिड्यूस करें और उनको एक्सेप्टेबल लेवल पे लेकर आएं। एक्सेप्टेबल लेवल का मतलब है कि थोड़ा बहुत तो रिस्क हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है ना। यस नो, आपने सुना होगा लोग एक जुमला कह रहे होते हैं, लोग एक जुमला कह रहे होते हैं, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। सुना है? जी सर। इसका मतलब वो कह रहे होते हैं भाई एक्सेप्ट करो ना, ऐसा तो होता है फिर ऐसे कामों में। तो इसीलिए हर जगह पे आपके पास रिस्क है, उसको आप टोटली मिनिमाइज भी नहीं कर सकते, आप उसको रिड्यूस करते हैं कि यार ठीक है यहाँ तक मैं नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद आप रिस्क को री इवैल्यूएट करें कि भाई ये रिस्क इतना ही है जितना मैंने सोचा है। फॉर एग्जांपल, आपने फायर रिस्क को हैकिंग रिस्क को लेट्स से आपने मिनिमाइज कर लिया है। मिनिमाइज करने के बाद आपने दोबारा चेक किया कि भाई ये इतना ही है जितना मैं चाहता हूँ। ठीक, क्योंकि बाज़ बात मुझे लग रहा होता है कि रिस्क को मैंने रिड्यूस कर लिया है, लेकिन पता चला कि रिस्क एक्चुअली रिड्यूस नहीं हुआ। मैंने
फायर प्रिवेंशन के लिए जो तरीके मैं सोच रहा था कि मैंने देखिए फायर में ना एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ज़रा मिसिंग है। वो कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्या बात करते हैं, चलो ये बताएं, आग लग गई उसको बुझाएं, कुछ ऐसी बातें करते हो। एक कॉन्सेप्ट है, जब आप फायर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट है पैसिव फायर। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पैसिव फायर पे काम कम हुआ है, एक्टिव फायर पे काम हो रहा है। एक्टिव फायर तो ये कि जब आग लग गई तो फिर उसे बुझाएं। पैसिव फायर का कॉन्सेप्ट ये कि आग लगने ही ना दो ना। आप आग लगने ही ना दें, ठीक। तो आपने फॉर एग्जांपल पैसिव फायर पे काम किया और आपने मेक श्योर किया कि आग ना लगे, आपके ख्याल से आपने सारे रिस्क को हैंडल कर लिया, लेकिन पता चला कि आपने सारे मेजर्स सही नहीं लिए, जिसका मतलब है कि आप समझ रहे थे कि वो आग लगने का चांस 5% है, लेकिन जब आपने रीइवैल्यूएट किया तो पता चला 5% नहीं है, अभी भी 50% है। यानी तो रिस्क को रीइवैल्यूएट करना चाहिए। आपने हैकर्स को हैंडल करने के लिए सारे मैकेनिज्म लगा लिया था और आपके ख्याल से आप प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन जब आपने रीइवैल्यूएट किया तो पता चला आपकी प्रोटेक्शन लेवल वो नहीं है जो आप सोच रहे। ठीक है जी। अच्छा, अब हो सकता है कि रीवैल्यूएशन के बाद आप दोबारा कुछ मेजर्स लें, या ये भी हो सकता है कि आप रिस्क को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है यार, इतना तो रिस्क होता ही है, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। अब बिजनेस करने बैठे हैं तो नुकसान तो होगा। अब अगर हम एक होटल बनाया है हमने, तो होटल में किचन तो होता है, तो आग लगने के चांस तो हैं, यानी तो कुछ रिस्क को आप एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, फिर रिस्क शेयरिंग का भी कॉन्सेप्ट है कि आप ट्रांसफर कर दें रिस्क किसको, दूसरी पार्टीज को। और रिस्क ट्रांसफर करने का जो सबसे कॉमन तरीका है वो कि आप इंश्योरेंस करवा लें। उसमें ये होगा कि अगर कुछ हो जाएगा तो इंश्योरर जो है वो पे करेगा, ठीक। तो एज एन ऑडिटर आप देखते हैं कि इस इदारे का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस भी सही है या नहीं, ठीक है जी। अच्छा, हमने रिस्क मैनेजमेंट की नॉलेज इसलिए भी ली कि एज एन ऑडिटर आपको एक ऑडिट अप्रोच चूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। कल इसका जिक्र आया था, अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच में क्या होता है कि आप देखते हैं कि किस एरिया में रिस्क ज़्यादा है। अगर एक ब्रॉड एग्जांपल मैं आपको दूं, अब लेट्स से आप इस इदारे के सिक्योरिटी कंट्रोल्स को देख रहे हैं या एक्सेस कंट्रोल्स को देख रहे हैं। आपको ऑडिट में कहा गया कि आपने उसके एक्सेस कंट्रोल्स को देखना है। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने देखा कि इस इदारे में अब एक्सेस कंट्रोल में दो चीज़ें ना, फिजिकल एक्सेस है, फिजिकल या लॉजिकल एक्सेस है कि आप थ्रू नेट यहाँ आ जाए। अब आपने ये देखा कि यहाँ पर फिजिकल एक्सेस का मसला कम लग रहा है और लॉजिकल एक्सेस का मसला ज़्यादा है। तो रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच ये कह रही है कि जहाँ रिस्क ज़्यादा है उस पर आप फोकस करें। जी, बात समझ आती है? ठीक है ना? तो इससे क्या होता है, आपका ऑडिट प्रोसेस बेहतर हो जाता है। आप फालतू चीज़ों पे फोकस नहीं करते, फालतू चीज़ों पे टाइम नहीं लगाते, फालतू एरियाज़ के कंट्रोल्स को चेक नहीं करते, उन एरियाज़ के कंट्रोल्स को चेक करते हैं जहां आपको पता है कि गड़बड़ के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। तो फिर जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हम टेस्टिंग उसी हिसाब से करेंगे। अच्छा, टेस्टिंग दो किस्म की है, एक कंप्लायंस टेस्टिंग है और एक सब्सटेंटिव टेस्टिंग है। अच्छा, इसका जिक्र हमारे पास आगे ये आ ही रहा है, यहाँ आके मैं बात कर लूँगा, ठीक है। तो फिलहाल ये है कि जब मैं रिस्क देखता हूँ किसी एरिया में, तो रिस्क के एंगल से फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे यहाँ पर सब्सटेंटिव ज़्यादा करनी है या नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि जब भी आप ऑडिट करें, चाहे रिस्क बेस्ड ऑडिट हो या जनरली जो भी ऑडिट हो, तो आप एक मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। व्हाट इज़ मटीरियलिटी?
आमतौर से कहते हैं ना ये चीज़ मटेरियल है, ये चीज़ इमटेरियल है, मेरे लिए इसकी अहमियत है, मेरे लिए इसकी अहमियत नहीं है। यस नो? जी सर। यस सर। यस सर। और ये भी आपको पता है कि कोई चीज़ आपके लिए जैसे कुछ तो करते हैं। कोई चीज़ आपके लिए मटेरियल हो सकती है, अहम हो सकती है, और दूसरे के लिए ना हो। गेटिंग? यस सर। उसके पहले पढ़ लेते हैं, then I give an example. The materiality accorded concept regarding the importance of an item of information with regards to its impact or effect on the functioning of the entity being audited. For example, थोड़ा सा फाइनेंशियल एंगल से बात करते हैं। ये बताएं कि एक इदारे में आपने देखा कि बैड डेट्स हो रहा है, उस इदारे का पूरी वर्थ ही लेट्स से 50 लाख की, और वहाँ पर 2 लाख के बैड डेट्स हो गए। और एक इदारा ऐसा है जिसकी वर्थ बिलियंस में है और वहाँ 2 लाख के बैड डेट्स हो गए। तो ये बताएं, ये 2 लाख ज़ाहिर है कि दोनों जगहों पे मटेरियल है। यस नो? यस दोनों जगहों पे मटेरियल है। नो सर, सर ये जो सर, स्मॉल बिलियंस वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन सर, में मटेरियल है 2 लाख। क्या दोबारा बोलें? सर जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 2 लाख जो है मटेरियल है। ठीक है। और जिसमें अरबों रुपए की आपकी बैलेंस शीट है, तो वहाँ पर ये कोई मटेरियल नहीं है। कह रही ये बात जी समझ सर। यस आती है? सर। तो ये आपने देखनी है मटेरियलिटी, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसको अगर हम IS एंगल से भी देखें, आप देखते हैं कि एक बैंक के अंदर एक हैकिंग अटैक हुआ, ठीक है, और लेट्स से एक और इदारा है जो कि एक छोटा सा बिजनेस है, और वो बिजनेस भी जो है ना कुछ फैमिली बिजनेस है, और वो डील भी कुछ अपने चंद ही क्लाइंट से कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पर भी फॉर एग्जांपल एक हैकिंग अटैक होता है, तो कहाँ पर ये मटेरियल है? मैं सर खैर बैंक मटेरियल तो खैर दोनों जगहों पे है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन इसकी मटेरियलिटी ज़्यादा कहाँ पर होगी? बैंक में। बैंक में। एक बड़ी सेंसिटिव जगह है। बैंक एक सेंसिटिव जगह है, और यहाँ पर हज़ारों या लाखों कस्टमर्स हैं, उनका फाइनेंशियल डेटा है, क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इट इज़ मोर मटेरियल। तो कहने का मतलब है कि आपने इस चीज़ को देखना है कि ये चीज़ यहाँ पर अहमियत है या अहमियत नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई भी है कि ये आप देखते हैं फ्रॉम द एंगल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बीइंग ऑडिटेड, क्योंकि कोई चीज़ किसी इदारे के लिए मटेरियल हो सकती है और दूसरे इदारे के लिए वो मटेरियल ना हो। यस नो? यस सर। यस अच्छा, जब आप सर। टेस्टिंग करते हैं, यस सर। टेस्टिंग आपके पास 2 किस्म की, एक है सब्सटैंटिव और एक है कंप्लायंस टेस्टिंग, ठीक है। इनके और नाम भी है, भी देखें। कंप्लायंस टेस्टिंग को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है जी? किसी चीज पे अमल करना। हाँ, अमल करना, फॉलो करना, कंप्लाई करना, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस। कंप्लायंस कहलाती है कि आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो इसे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि हम टेस्ट कर रहे हैं कंट्रोल्स को, कि कंट्रोल्स काम कर रहे हैं या नहीं, कंट्रोल्स काम कर रहे हैं या नहीं। दिस इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है जी। जी, ये चीज़ क्लियर है? यस सर क्लियर है। अच्छा जी, तो अब ये क्या है जी? हम ये कह रहे हैं कि ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू इवैल्यूएट the operating effectiveness of controls in preventing or detecting and correcting material weaknesses, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है? कंप्लायंस टेस्टिंग या टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? एक प्रोसीजर है जिसमें आप चेक करते हैं कि कंट्रोल्स हैं और कंट्रोल्स काम कर रहे हैं। अच्छा, काम करने का मतलब ये है कंट्रोल का
काम करने का मतलब ये है कि कंट्रोल या तो चीज़ों को प्रिवेंट करे, प्रिवेंट नहीं कर सकता तो डिटेक्ट करे, और डिटेक्ट करने के बाद उसको करेक्ट भी करे। क्या ये बात समझ आती है? यस सर। अच्छा, ये जो कहानी है ना प्रिवेंशन और डिटेक्शन, और इसकी डिटेल्स बड़ी यहाँ पर लंबी डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है, यहाँ हम इसकी बात भी करेंगे, लेकिन आइडिया फ़िलहाल मैं लेना चाह रहा हूँ। आइडिया क्लियर है, हम ये चाहते हैं कि कंट्रोल जो है वो चीज़ों को प्रिवेंट करे, गड़बड़ होने ना दे। अच्छा, बाज़ वक़्त ये मुमकिन नहीं होता कि गड़बड़ ना होने दे, तो ठीक है गड़बड़ हो जाए, लेकिन हमें वो डिटेक्ट हो जाए, पता चल जाए। तो कंट्रोल क्या करेगा, चीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा, प्रिवेंट नहीं कर सकेगा तो डिटेक्ट करने की कोशिश डिटेक्ट करेगा, और उसके बाद उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो कंप्लायंस टेस्टिंग में हम यही देखते हैं कि क्या कंट्रोल है कि जो चीज़ों को प्रिवेंट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है और करेक्ट कर सकता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपके इदारे में कंट्रोल्स हैं और वो कंट्रोल्स काम कर रहे हैं, तो यहाँ गड़बड़ के चांसेस कम हैं। ठीक, अब कंप्लायंस टेस्टिंग की अगर हम कुछ एग्जांपल लें या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की एग्जांपल लें, तो मैंने आपके फॉर एग्जांपल चेक किए यूज़र के एक्सेस राइट्स। मैंने चेक किया कि आप तमाम यूज़र को एक्सेस देते हैं, उसके लिए क्या कंट्रोल है। पता चला कंट्रोल ये है कि जो भी नया यूज़र आता है उसके लिए एक फॉर्म बनता है, ये बात हम कर चुके हैं पीछे, फॉर्म बनता है। वो फॉर्म जो है जो डिपार्टमेंट का हेड है, अकाउंट्स, फाइनेंस, मार्केटिंग जो भी है, वो भरता है। उसके अंदर वो रिक्वेस्ट करता है आईटी डिपार्टमेंट को उसको इतना एक्सेस दिया जाए। ठीक, इस फॉर्म के बगैर किसी को एक्सेस नहीं मिलता। आईटी डिपार्टमेंट जो भी एक्सेस देता है इसी फॉर्म की बेसिस पे देता है। तो अब मुझे यहाँ पर मैंने चेक किए इस कंट्रोल को, और मैंने देखा कि हर यूज़र के लिए ही ये फॉर्म किया हुआ है। तो मुझे यकीन हो गया कि यहाँ पर हर बंदे के पास जो कंट्रोल है वो प्रॉपर अंदाज में ग्रांट किया जाता है, एक्सेस दिया जाता है, और इस प्रोसीजर को कहीं पर भी वायलेट नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब ये कंट्रोल सही काम कर रहा है। यस ना? Yes, sir. यस सर। मैंने चेक किया कि आपका प्रोग्राम चेंज कंट्रोल प्रोसीजर क्या है। ज़ुबानी चेंजेस हो जाती हैं, चेक किया तो पता चला कि जो भी चेंज होती है उसका चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म आता है और उस फॉर्म के ऊपर अप्रूवल्स होते हैं, और फिर जब मैंने चेक किया जितने भी फॉर्म सब में ऐसा ही था, तो मुझे पता चल रहा है कि आपका कंट्रोल जो है अच्छा काम कर रहा है। यस नो एवरीवन? यस सर। यस सर। अच्छा, ये मैंने आपको देखा कि आपके पास हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, तो इसका मतलब है कि इट्स अ गुड कंट्रोल। आपके पास जितने प्रोग्राम बने हुए हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपके पास कोई एक्सेप्शन होती है तो वो साइड में नहीं रखते, उसका फॉलो अप होता है, चेक किया जाता है कि एक्सेप्शन क्यों हुई। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके यहाँ लॉग्स बन रहे हैं, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, उनको चेक किया जाता है। ये जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उनके लाइसेंस हैं या नहीं, यानी तो ये जब मैंने चीज़ें चेक की और मैंने देखा कि सारे के सारे कंट्रोल्स काम कर रहे हैं, तो मुझे यकीन हो गया कि आपके यहाँ गड़बड़ कम होगी, तो आपका ऑडिट थोड़ा आसान होगा। यस नो? यस सर। तो ऑडिटर्स पहले कंप्लायंस टेस्टिंग करते हैं, उससे उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर कंट्रोल्स हैं और कंट्रोल्स काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि गड़बड़ के चांसेस कम होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपने डिटेल्स को चेक करना होता है। तो डिटेल्स को चेक करने को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स या सब्सटैंटिव। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आपने जो भी क्लेम्स किए हैं ना, उन क्लेम्स को हम, यानी हम ये यूँ कह लें कि हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कंट्रोल को टेस्ट कर रहे होते हैं कि कंट्रोल है या नहीं और काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आपसे कहते हैं कि जाएं जी ये वाउचर ले आएँ, ये फॉर्म ले आएँ। ठीक है, यानी हम डिटेल्स में जाते हैं और अब एक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को सैंपल करते हैं और उनको डिटेल में चेक करते हैं। एक एक ट्रांजैक्शन को डिटेल में चेक करते हैं। जैसे बैंक के फॉर एग्जांपल में लोन दिए हुए या एडवांसेस हैं, तो हमने उनको कुछ ट्रांजैक्शंस को निकाला और उनको डिटेल में चेक किया। यस नो? या फॉर एग्जांपल यूज़र ऑथराइजेशन फॉर्म्स हैं,
तो वो हमने निकलवाए और उनको हमने डिटेल में चेक किया। तो दिस इज सब्सटेंटिव टेस्टिंग और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। जी एवरीवन। यस सर। जी सर। तो फॉर एग्जांपल कि कुछ कैलकुलेशंस आपने की हुई हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस है लेट्स से बैंक में, तो हमने कुछ अकाउंट्स निकलवाए कस्टमर्स के और उनको चेक किया पूरी डिटेल में, एक एक चीज़ चेक की, ठीक है। या कुछ ट्रांजैक्शंस हमने निकलवाए और उनके एक एक डॉक्यूमेंट को चेक किया, ठीक है। या ये कि जी आपका जो इन्वेंट्री का प्रोसेस है ईयर एंड पे, वो हमने खड़े होकर चेक किया डिटेल में। या ये कि जी हमने फिजिकली मैच किया आपके फिक्स एसेट को आपके फिक्स एसेट रजिस्टर से, ठीक है। या हमने कुछ ट्रांजैक्शंस निकलवाए और उनको डिटेल में चेक किया कि जो भी एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द कैश डिसबर्समेंट जर्नल आर वैलिड बाय एग्जामिनिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपने डिसबर्समेंट किए हैं उनकी वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं, ठीक। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल का Yes, फर्क sir. क्लियर है। यस सर। और याद रखने का Yes, तरीका sir. ये कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में Yes, आप sir. कंट्रोल्स को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, कंट्रोल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर आप कुछ ट्रांजैक्शन उठा के उनको डिटेल में चेक कर रहे होते हैं। ये बात समझ आई जी? जी सर। Yes, sir. तो नाम याद रखें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। Test. डिटेल्स का मतलब है कि यू विल गेट इनटू द डिटेल्स, ठीक है जी। ग्रेट। अच्छा जी, फिर आपके पास है इंटरनल कंट्रोल्स। जिक्र आया था पीछे, हम बात कर लेते हैं। Internal control, their types, objectives, and procedures. तो हर इदारे के अंदर एक ICS होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। वो अच्छा है, गड़बड़ के चांसेस कम है। स्ट्रॉन्ग नहीं है तो गड़बड़ के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक। तो इंटरनल कंट्रोल्स जितने हैं आपके, वो सारे के सारे मिलकर बन जाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। लेकिन इंटरनल कंट्रोल क्या है? तो ये एक अच्छी सी छोटी सी डेफिनेशन है। कंट्रोल का मतलब है आपकी पॉलिसीज, आपके प्रोसीजर्स, आपकी प्रैक्टिसेस और आपके इदारे का स्ट्रक्चर। आपकी पॉलिसीज, आपके प्रोसीजर्स, आपकी प्रैक्टिसेस एंड आपके इदारे का स्ट्रक्चर। अच्छा, पॉलिसीज आप समझते हैं क्या होती हैं? बात की थी हमने पीछे। पॉलिसीज अलाउ डिसीशंस, यस, और रिस्ट्रिक्ट डिसीजन। कोई पॉलिसी, कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, तो आप अपनी पॉलिसी को देखते हैं, यस ना। Yes, Yes, यस sir. सर। और फिर ज़ाहिर है कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं और वो स्टेप्स आर कॉल्ड प्रोसीजर्स, ठीक है। और आपके इदारे का स्ट्रक्चर, सेटअप। अब ईएम में आप पढ़ चुके होंगे, इदारे का स्ट्रक्चर टॉल भी होता है, फ्लैट भी होता है, ठीक है। टॉल में कंट्रोल ज़्यादा होगा, फ्लैट में कंट्रोल कम होगा, यस ना। तो जो भी आपके इदारे का सेटअप है, sir. जो आपकी पॉलिसीज हैं, जो आपका प्रोसीजर है, वो है आपके इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है जी। और ये सारे इंटरनल कंट्रोल मिलकर आपका एक सिस्टम बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड आईसीएस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है जी। अच्छा, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती। ये पढ़ लें आप। मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, implementing and maintaining an internal control system that leads to the deterrence and or timely detection of fraud. तो ये मैनेजमेंट का काम है कि वो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाए, उसको बनाएंगे भी, इम्प्लीमेंट भी करेंगे, मेंटेन भी करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी उसको अपडेट भी करेंगे, ठीक। ऑडिटर आके चेक करता है कि ये कंट्रोल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता है और फिर फर्दर वेरीफाई करने के लिए वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स करता है, जिससे उसको फर्दर श्योरिटी मिल जाती है, यस नो। Yes, sir. Yes, sir. गुड। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल और इसकी टाइप्स। तो बेसिकली 3 किस्म के कंट्रोल्स होते हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। तो ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव की।
जो प्रिवेंटिव कंट्रोल है, नाम याद रखें, ये चीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। चलें एक एग्जांपल लेते हैं पहले, तो फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। आपने एक कैमरा लगाया, जगह जगह कैमरे लगा दिए, मेन एंट्रेंस पे कैमरा लगा दिए। अब अगर कोई चोर आएगा तो वो नहीं आ सकेगा चोर, यस नो? Yes, sir. कैमरा चोर को रोक लेगा, यस? Yes, sir. सर नो कैमरा सर। सिर्फ डिटेक्ट नो करेगा। सर। कैमरा चोर को रोक सर, लेगा, यस नो? सर वो तो सिर्फ डिटेक्ट नो सर। करेगा। ये प्रिवेंट नहीं कर सकता चोर के आने को, हाँ डिटेक्ट कर सकता है, यस नो? यस सर। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ऐसा गेट लगा दिया है, कॉम्बिनेशन लॉक लगा दिया है कि उसमें आपने एक फिजिकल की भी चाहिए और एक पासवर्ड भी चाहिए, तो ये एक डिटेक्टिव कंट्रोल है, यस नो? Yes, sir. सर प्रिवेंटिव कंट्रोल है। प्रिवेंटिव कंट्रोल है, ये प्रिवेंट कर रहा है कि अनऑथराइज्ड बंदा बिल्डिंग में ना आए, यस नो? यस सर। बट तो ये प्रिवेंटिव कंट्रोल्स ये होते हैं, अवॉइड अनडिजायरेबल इवेंट, ठीक है, ये अवॉइड करते हैं undesirable events, errors and other occurrences that could have negative material effect on a process or end product। तो इदारे के अंदर जो भी चीज़ हो रही है उसके अंदर गड़बड़ रोकने के लिए जो कंट्रोल्स हैं वो क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल, प्रिवेंट करेंगे, ठीक है जी। और उसके अच्छे से एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिए हैं, बल्कि खासी एग्जाम्पल्स दिए हैं। आपको जर्नल लेजर जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, ठीक है, रात को। तो ये प्रिवेंट कर रहा है इस चीज़ को कि कोई यूज़र जो है खुद अपडेट करे और गलती करे, तो सिस्टम उसको खुद ही ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है, ठीक है। आपने पासवर्ड्स लगा दिए हैं, ठीक है, ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है। फायरवॉल्स लगा दिए हैं ताकि कोई हैकर ना आए, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं आप। आपने अपने लोगों की ट्रेनिंग, ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखें जितनी बातें की हुई हैं उन्हें हम कैटेगराइज कर रहे हैं एज प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव, यस नो? यस सर। ट्रेनिंग Yes, आपने sir. ट्रेनिंग करवा दी तो ज़ाहिर बंदा गलती नहीं करेगा, ठीक है। सीग्रीगेशन कर दी है हमने, तो अब हमने प्रिवेंट कर दिया कि एक ही बंदे के पास सब कुछ होता तो वो गलती कर सकता था। अब 2-3 लोग इन्वॉल्व हैं तो गलती के चांस कम हो गए, ठीक है। पासवर्ड्स हमने लगाए हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाए हैं, ठीक है। लेकिन पासवर्ड अगर है, लेकिन सिंपल सा पासवर्ड है, मैंने अपना नाम ही पासवर्ड में रखा हुआ है, तो वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल तो नहीं है, यस नो? यस सर। यस सर। एटीएम कार्ड और हमने एटीएम का पिन, उसका पासवर्ड होता है, वो अलग अलग रखा हुआ है। इससे ये प्रिवेंट हो गया कि बंदा, अगर मैं अपना एटीएम के ऊपर ही, अपना एटीएम कार्ड के ऊपर ही अपना पिन कोड लिख दूँ, तो जिसके हाथ भी एटीएम कार्ड लगा उसके मज़े आ गए, यस नो? Yes, sir. तो मैंने प्रिवेंट किया हुआ इसको। यस सर। अच्छा जी, इसके अलावा फॉर एग्जांपल एक बंदा था, उसके पास पहले ज़्यादा एक्सेस था, अब उसका नेचर ऑफ जॉब चेंज हो गया तो मैंने उसका एक्सेस रिड्यूस कर दिया है, तो ये भी प्रिवेंटिव कंट्रोल है, यस नो? Yes, sir. यस सर। ठीक। इसके अलावा हमने ये पॉलिसी रखी है कि आपने हर थोड़े दिनों के बाद पासवर्ड को चेंज करना है, क्योंकि सेम पासवर्ड अगर लॉन्ग टाइम यूज़ कर रहे हैं तो वो डिस्क्लोज हो सकता है, गेस हो सकता है, ठीक है। ये पॉलिसी हमने रखी हुई है, तो ये भी एक प्रिवेंटिव कंट्रोल है, ठीक। अच्छा, डिटेक्टिव कंट्रोल क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, रोकेगा नहीं, डिटेक्ट करेगा और आपको बता देगा जी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनवॉइसेस आपने सिस्टम में डाली और उन्हें फिजिकली भी काउंट कर लिया, तो डिटेक्ट हो जाएगा कि सारी डली या नहीं डली, गेटिंग? Yes, sir. सिस्टम पे आपके पास वार्निंग आ रही है जी प्रोसेसिंग इनकम्प्लीट है, गेटिंग? डिटेक्ट हो गई चीज़।
जो भी आप आउटपुट आ रहा है उसको आप चेक कर रहे हैं कि वो हमारी वैल्यूज़ के मुताबिक है या नहीं, उससे भी चीज़ें डिटेक्ट हो जाएंगी। बैच टोटल्स हमने पढ़े थे, यस नो? कंट्रोल टोटल्स पढ़े थे, बैच एंड हैश, यस नो? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. कंट्रोल टोटल ही कर देता हूँ बैच के बजाय, क्योंकि बैच कंट्रोल टोटल में दो चीज़ें होती हैं ना, कौन कौन सी? बैच एंड हैश। Hash. गुड, ठीक है जी। हमारे पास लॉग्स हैं, लॉग्स को हम जब देखेंगे तो चीज़ें डिटेक्ट हो जाएंगी। गेट इट? ओ, ये हैकर अटैक हुआ था, वायरस अटैक हुआ था। गेट इट? एक्सेप्शन रिपोर्ट्स हैं, इससे चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं। यस, Yes, sir. डिजिटल सिग्नेचर है, इससे पता चल जाता है कि सही बंदे ने आपको चीज़ भेजी थी या नहीं। इसके अलावा जो सिस्टम के एक्टिविटी लॉग्स हैं उसको रिव्यू करने से ही पता चल जाएगा, आपको डिटेक्ट हो जाएंगी चीज़ें। क्रेडिट कार्ड बिल की पेमेंट करने से पहले हमने रिव्यू कर लिया, इससे डिटेक्ट हो जाएगा कि हमने सही पेमेंट करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है? या मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर अगेंस्ट बजटेड अमाउंट, ये भी डिटेक्टिव कंट्रोल है। रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेड कंट्रोल्स बाय इंटरनल ऑडिटर, ये भी आपके पास एक डिटेक्टिव कंट्रोल है। करेक्टिव कंट्रोल का काम क्या है कि जो गड़बड़ हो गई है उसको करेक्ट कर दें। करेक्ट, कोई एरर, ओमिशन या कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़ हुआ है, कोई भी गड़बड़ हुई है, उसे सही करना इज़ दी जिम्मेदारी ऑफ करेक्टिव कंट्रोल्स। ठीक, फॉर एग्जांपल सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली एक कॉपी बना लेता है जो भी आपका डेटा या प्रोग्राम है, तो ये अब काम आएगा इन केस ऑफ गड़बड़, डिजास्टर। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. आपने एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया हुआ है कंपनी के साथ टेक्निकल सपोर्ट के लिए, तो अगर जैसे ही गड़बड़ होगी आप उस कंपनी को कॉल करेंगे और वो आपके मैटर को रिजॉल्व कर देंगे, तो ये भी एक करेक्टिव कंट्रोल है। या आपने कंटिजेंसी प्लानिंग की हुई है, डिजास्टर रिकवरी की प्लानिंग की हुई है, ठीक है, तो ये भी आपके पास एक करेक्टिव कंट्रोल है कि गड़बड़ हो गई तो हम कैसे चीज़ों को सही करेंगे। ठीक है? या फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम का बैकअप रखा हुआ है, तो ये भी एक करेक्टिव कंट्रोल है। इन केस ऑफ गड़बड़ यू कैन यूज़ इट। या फॉर एग्जांपल आपके पास इनवॉइसेस में गड़बड़ थी, आपने उनको करेक्ट किया और करेक्ट करने के बाद दोबारा फीड किया, तो ये भी करेक्टिव कंट्रोल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यस नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Good. All easy? Yes, sir. Yes, Good. sir. Easy. इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्यों बनाए हम ये प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव कंट्रोल? पूरा ICS इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों बनाए? बिकॉज वी वांट टू सेफगार्ड आवर एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स को सेफगार्ड करना है हमने। अच्छा, अभी हम बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो कंट्रोल्स हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंट्रोल्स और नॉर्मल कंट्रोल्स का पर्पस ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या ख्याल? मैं अगर कहता हूँ कि सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, IS कंट्रोल के अंदर मैं कह सकता हूँ सेफ गार्डिंग ऑफ IT एसेट्स, बल्कि देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यानी सेफ गार्डिंग एसेट्स एंड ऑल दिस। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी करते रहें। तीसरा क्या है जी? हम जब भी इनपुट करें तो कंप्लीट इनपुट हो, हर चीज़ जो है ऑथराइजेशन के साथ हो, हर चीज़ एक्यूरेट हो, आउटपुट सिर्फ ऑथराइज लोगों को मिले, हमारा प्रोसेस जो है वो रिलायबल हो, हमारे पास हर चीज़ का बैकअप हो और रिकवरी हो जाए, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी हो ऑपरेशन में हमारे। ठीक है? जो भी चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो ये हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। यस नो? Yes, और sir. एक लंबी लिस्ट बन सकती है, हमने मेन आइडिया यहाँ पर दे दिया। अच्छा, अगर हम IS के एंगल से हम देखें तो ये लिख भी दिया हमने कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स इन IS एनवायरनमेंट रिमेन
सेम, रिमेन सेम एज मैनुअल एनवायरनमेंट। सिर्फ ये है कि यहाँ पर कुछ आईटी की चीज़ें आ जाएंगी। तो वही सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, जो भी एसेट्स हैं आईटी के एसेट्स हैं। एश्योरिंग इंटेग्रिटी ऑफ जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सही चलता रहे, आपकी जो एप्लीकेशन है, क्रिटिकल एप्लीकेशन है अकाउंटिंग की, मार्केटिंग की, वो सही चलती रहे, उसमें सही लोग इनपुट करें, एक्यूरेट प्रोसेसिंग हो, सब चीज़ें रिलायबल हों, आउटपुट आपका रिलायबल हो, और आपका डेटाबेस सिक्योर रहे। ठीक है। और आपने डेटाबेस का टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक नंबर 3। तो डेटाबेस की सिक्योरिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें सारा डेटा पड़ा हुआ आपका, गैरी। इसके अलावा आईएस के जितने रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ ऑथोराइज लोग इस्तेमाल करें। ठीक है, हर कोई इस्तेमाल ना कर सके। इसके अलावा जो भी काम हो रहा है वो एफिशिएंटली हो, इफेक्टिवली हो। जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, आपका आईएस उनको फॉलो करे। आपके पास बिजनेस कंटिन्यूटी रहे, डिजास्टर रिकवरी हम पढ़ चुके हैं, यस नो। आपके पास इंसिडेंट रिस्पांस प्लान हो, कोई मसला हो जाए तो उसका सोल्यूशन भी हो, करें। ये भी हमने देख लिया हुआ लास्ट लेक्चर में। इसके अलावा आपके पास चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस होना चाहिए। ठीक। तो ऑब्जेक्टिव आप देखें मैनुअल सिस्टम के या कंप्यूटराइज सिस्टम के, वो सेम ही है। ठीक है, बस ये है कि वहाँ यहाँ पर हर चीज़ को हम आईटी के एंगल से भी देख रहे हैं। अच्छा, फिर अगर आप कोई लिस्ट देखना चाहें कंट्रोल की, तो कुछ कंट्रोल्स भी हमने यहाँ लिख दिए हैं। कंट्रोल ये है कि आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं, अपनी डायरेक्शन सेट करें, तो उससे आप सही चलते रहेंगे। एक और आईएस कंट्रोल ये है कि अपनी मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। एक और कंट्रोल ये है कि हर एक को एक्सेस ना दें प्रोग्राम पे और डेटा पे, सिर्फ उन लोगों का एक्सेस हो जो ऑथराइज्ड है। सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, चेंज कंट्रोल प्रोसीजर बना के रखें ताकि उसी के मुताबिक काम हो। हर ऑपरेशन के लिए आपके पास प्रोसीजर हो, आपके पास सपोर्ट फंक्शन हो सिस्टम की प्रोग्रामिंग के लिए भी और टेक्निकल इश्यूज के लिए भी। क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसीजर बनाएं, फिजिकल एक्सेस का प्रोसीजर बनाएं, बिजनेस कंटिन्यूटी के प्रोसीजर बनाएं, नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन के प्रोसीजर बनाएं, डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बनाएं, इंटरनल एक्सटर्नल अटैक से बचने के लिए प्रोसीजर्स बनाएं, पॉलिसीज बनाएं। तो ये हैं आपके पास आईएस कंट्रोल्स। जी एवरीवन, यस सर। तो नोट डाउन वो चीज़ें जो आप पीछे देख चुके हैं, ये उन्हीं का एक सम अप है। ये नई चीज़ थोड़ी सी आपके लिए वो ये है कि परफॉर्मिंग एन आईटी ऑडिट, आईटी ऑडिट आप कैसे करते हैं। तो ये एक जनरल ऑडिट प्रोसीजर हमें दिया हुआ है जिससे आपको एक अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। पीछे जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं को यहाँ पर हमने एक तरतीब में लिख दिया है। अगर मुझे ऑडिट करना है इस बैंक का, इस एयरलाइन का, इस हॉस्पिटल का, इस होटल का, इस यूनिवर्सिटी का, तो मुझे समझना पड़ेगा उस बिजनेस को। ठीक है जी। और उस बिजनेस के भी उस एरिया को जिसको मुझे ऑडिट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे उनके लॉजिकल सिस्टम्स को ऑडिट करना है, मुझे उनके फिजिकल एक्सेस को ऑडिट करना है, मुझे उनके चेंज कंट्रोल को ऑडिट करना है। ठीक है, मुझे इनके बैकअप प्रोसीजर को ऑडिट करना है। ठीक, जो भी चीज़ है उसको समझना पड़ेगा पहले। जी क्लियर। अब फिर आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या रिस्क है। फॉर एग्जांपल अगर लॉजिकल एक्सेस का सिस्टम है तो उसमें इंटरनल रिस्क भी है, एक्सटर्नल रिस्क भी है। ठीक है, चेंज कंट्रोल का सिस्टम मुझे देखना है तो ये रिस्क है कि अनऑथराइज्ड चेंजेस हो जाए। ठीक, ये जो चेंजेस करें वो पूरी तरह से ना करें, या चेंजेस करें लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन ना करें, तो ये मैंने रिस्क असेसमेंट कर दिया। ठीक है,
और ज़ाहिर है कि रिस्क असेसमेंट करके फिर मैं इसको अपने ऑडिट प्लान में शामिल करूँगा। एवरीवन, Yes, sir. फिर पूरा का पूरा एक डिटेल प्लान बन जाएगा कि कहाँ से हम काम शुरू करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, ठीक। और फिर हम जाके उसको देखेंगे उस ऑडिट एरिया को, ठीक है। और फिर हम उसे इवेलुएट करेंगे कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। और जो भी कंट्रोल्स आपने बताए थे उनको हम वेरीफाई करेंगे। उसके लिए हम कंप्लायंस टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के कंट्रोल्स हैं या नहीं। और फिर डिटेल टेस्टिंग करने के लिए हम सब्सटेंटिव टेस्टिंग करेंगे और उससे चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जी यहाँ पर ये कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स काम कर रहे हैं, ठीक। और हमने इतने ट्रांजैक्शंस को चेक भी किया और फिर हम उसे रिपोर्ट करेंगे कि भाई ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट है। और फिर फॉलोअप होगा क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में हो सकता है हमने कुछ recommendations दी हों, तो now we would like those recommendations to be implemented. Everyone? Yes, sir. Yes. चले, कैट का जिक्र शायद आया था पहले, तो अब हम देख लेते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में दूं पहले आपको कैट का, फिर इसमें पढ़ेंगे इसमें से। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। देखिए, एक ज़माने में, बल्कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। चलो, लेट्स डू इट। देखिए, एक ज़माने में ऑडिटर साहब जो है वो क्या करते थे, उनको आईटी नहीं आती थी, तो वो क्या करते थे जी, वो ये लेट्स से ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। जो ऑडिटर साहब हैं वो ऑडिट करते हुए आ रहे हैं। ये ऑडिट करते हुए आ रहे हैं और अब आ गया कंप्यूटर सिस्टम। ओह, कंप्यूटर सिस्टम की ये आ गया कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑडिटर ने कहा कि मुझे तो कंप्यूटर नहीं आता। तो उसने क्या किया, कंप्यूटर सिस्टम को स्किप कर दिया। ये अप्रोच कहलाती थी ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। लिख लें इसका, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। तो ऑडिटर ने कंपनी से कहा, उस बैंक से कहा, उस होटल से कहा कि यार आप मुझे बताएं कि आप कंप्यूटर सिस्टम में क्या इनपुट डालते हैं। जो इनपुट डालते हैं वो मुझे बता दें और जो आउटपुट आता है वो मुझे बता दें। तो उसने इनपुट ले लिए और रिपोर्ट्स ले ली और बैठ के खुद हिसाब किताब लगाया मैन्युअली कि इन इनपुट्स पर क्या आउटपुट आता है। और उसने चेक किया कि जो मेरी कैलकुलेशन और कंप्यूटर की कैलकुलेशन सही सेम है। तो उसने क्या कहा उस होटल से, उस बैंक से, उस एयरलाइन से कि आपका कंप्यूटर सिस्टम सही है। यस नो? यस सर। ये बात समझ आई जी? जी सर, आ गई है। गुड। तो ये हो गया ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। अच्छा, फिर टेक्नोलॉजी थोड़ा कॉमन हो गई, ऑडिटर ने भी टेक्नोलॉजी पढ़ ली। तो अब क्या हुआ कि ऑडिटर साहब जो है वो लेट्स से ऑडिटिंग करते हुए आ रहे हैं। ऑडिटिंग करते हुए आ रहे हैं और अब कंप्यूटर सिस्टम आ गया। कंप्यूटर सिस्टम आ गया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कंप्यूटर भी आता है, और वो कंप्यूटर को ऑडिट करते हुए चले गए। तो दिस इज कॉल्ड ऑडिटिंग
थ्रू कंप्यूटर, ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर। उन्होंने उसको चलाया, इनपुट किया, प्रोसेस किया, आउटपुट किया और कहा हाँ ठीक है, चीज़ें गुड, ठीक है जी। तो दिस अप्रोच वाज कॉल्ड कंप्यूटर ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर। बात समझ आई? लेकिन अब जो तीसरा दौर आ गया, तीसरा स्टेज आ गया, वो है ऑडिटिंग विद कंप्यूटर। ऑडिटिंग विद कंप्यूटर यानी अब मैं ऑडिट करूंगा यूजिंग कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो है मेरा ऑडिट टूल बन गया है। ऑडिट करने के लिए मैं अब कंप्यूटर को इस्तेमाल करता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड ऑडिटिंग विद कंप्यूटर, या उसे आप कैट भी कह सकते हैं। कैट का मतलब है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। जी एवरीवन, गुड। यस तो अब आप कैट को यूज़ करके, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन जमा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब फ़ायदा क्या हुआ? देखिए कैट से फ़ायदा ये हुआ है, आपको कल हम बात कर रहे हैं कि जब वो ऑडिट करते थे हम, तो सैम्पल बेसिस पे करते हैं, यस नो। वहाँ अगर 1000 ट्रांजैक्शन है तो मैं 1000 नहीं चेक करता था, उसमें से 100 ट्रांजैक्शन चेक कर लिए, सैम्पल ले लिया। लेकिन कैट का फ़ायदा ये है कि चूँकि मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा तो मैं, हो सकता है सैम्पल के बजाय 100% चीज़ों को टेस्ट कर लूँ, यस नो। यस नो, यस जी सर सर। गुड। अच्छा कैट में हम क्या क्या कर सकते हैं? कैट में एक हमारे पास होता है गैस, जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर, जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर। तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ये हम यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा कैट में आपके पास एक तो गैस है, उसकी डिटेल हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। कुछ आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कुछ डेटा है, उसको सॉर्ट करना है, उसको प्रिंट करना है, उसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको करके दे सकते हैं। आपके पास डीबगिंग सॉफ्टवेयर है, अगर एक कस्टमर का प्रोग्राम जैसे आप ऑडिट कर रहे हैं, आप उसको स्कैन करना चाहते हैं कि उसके अंदर कहाँ कहाँ गड़बड़ है, और गड़बड़ को चेक भी करना चाहते हैं, तो आपके पास ये भी मौजूद है। ये कुछ हाई टेक सॉफ्टवेयर। फिर कैट में आप टेस्ट डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा टेस्ट डेटा हम ऑलरेडी बहुत बात की थी हमने सिस्टम डेवलपमेंट में, ठीक है ना। ऑडिटर जो है अपना एक जाली डेटा बनाता है, उसके रिजल्ट्स उसे पता होते हैं, और वो क्लाइंट के अकाउंटिंग, मार्केटिंग, होटल के सिस्टम में डाल के चेक करता है कि उसके रिजल्ट्स वही आ रहे हैं जो आने चाहिए या नहीं, यस नो। फिर एक और आपके पास चीज़ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ट्रेसिंग। चेक कर सकता है कि आपको जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके एक एक स्टेप को चेक कर सकता है थ्रू कैट कि कौन से स्टेप पे क्या हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कैट के अंदर एक्सपर्ट सिस्टम, इसका जिक्र हम कर चुके हैं। एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं ऑडिटिंग के, वो आपको चेक करके बता देंगे एज एन एक्सपर्ट कि कहाँ गलती है इस क्लाइंट के सिस्टम में, डेटा में कहाँ गड़बड़ है। जी बात समझ आती है? लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो एक तो टेस्ट डेटा और एक जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर। अब उसके अंदर क्या क्या फीचर है, अब देखें। फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट के पास गया, बैंक है, एयरलाइन है, होटल है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, तो मैंने उनका जितना डेटा था सिस्टम में। अच्छा अब कैट के लिए ज़रूरी है कि क्लाइंट का सिस्टम भी कंप्यूटराइज्ड हो, यस नो। अगर उसका पेपर बेस्ड सिस्टम है तो मैं उसको कैट की मदद से ऑडिट नहीं कर सकता, यस नो। यस सर। तो मैंने उसका सारा का सारा डेटा जो था ना, वो अपने लैपटॉप में मेरे चल रहा था, ये गैस, ठीक है। मैंने उसे क्लाइंट का डेटा लेके अपने सिस्टम में डाला, और अब मैं उसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ। जो फाइल मेरे सिस्टम में आ गई उसे एक्सेस कर सकता हूँ, उसको रीऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल डेटा है उसको मैं नेम वाइज अरेंज कर लूँ, अमाउंट वाइज अरेंज कर लूँ, लोकेशन वाइज अरेंज कर लूँ, ठीक। जो भी डेटा चाहूँ मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। कोई स्टैट्स कैलकुलेट करनी है वो कर सकता हूँ, कोई कैलकुलेशंस करनी है वो कर सकता हूँ।
स्ट्रैटिफिकेशन करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन? स्ट्रैटा का मतलब होता है ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि चंद ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करूँ, लेकिन अब जो कस्टमर है इस इदारे के वो कराची, लाहौर, पूरे मुल्क के हैं, तो मैं अगर सिर्फ कराची के सेलेक्ट कर लूँगा तो भी गलत है, सिर्फ लाहौर के सेलेक्ट करूँगा तो भी गलत है। तो स्ट्रैटिफिकेशन करके मैं उसको डिफाइन कर दिया कि भाई मुझे इतने ट्रांजैक्शन, हर शहर से 50-50 कस्टमर का डेटा दे दो, गेटिंग फॉर एग्जांपल। तो ये कहलाती है स्ट्रैटिफिकेशन, ग्रुपिंग। हमने स्ट्रैटास क्रिएट कर लिए, ग्रुप्स क्रिएट कर लिए, और उसके अंदर 10 लाख रिकॉर्ड थे कस्टमर्स के। तो मैंने सॉफ्टवेयर से कहा कि मुझे जितने भी शहर हैं इस सिस्टम के अंदर, हर शहर से 50-50 रिकॉर्ड दिखा दें। तो दिस इज स्ट्रैटिफिकेशन। बात समझ आती है? इसके अलावा सीक्वेंस चेक, कोई चेक नंबर, कोई अकाउंट नंबर, कोई रोल नंबर ये सीक्वेंस मिस तो नहीं है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। जी बात समझ आती है? जी सर। अच्छा जी, मैं इस इदारे के अंदर चाहता हूँ कि कैट यूज़ करूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है कि मेरे ऑडिट स्टाफ जो है, मेरे जो ऑडिटर्स हैं, उन्हें ये कैट आता है या नहीं आता, वो इससे कंफर्टेबल, क्योंकि जो पुराने ऑडिटर्स हैं उनके लिए ये कैट यूज़ करना ज़रा मुश्किल काम है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। फिर मुझे ये भी देखना है कि मुझे उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसके अलावा कैट में एक जो हाई लेवल का काम हो सकता है वो ये है, देखिए बहुत सारे बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं कैट के ना। एक ACL है, ऑडिट कमांड लैंग्वेज। पाकिस्तान में जितनी फर्म्स हैं, PwC है, EY है, KPMG है, इन सब की अपने अपने सॉफ्टवेयर लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अपना, तो आपको ज़ाहिर है कि उसकी कोडिंग यानी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, और उस प्रोग्रामिंग को, क्योंकि ये भी एक सिस्टम है, बाय द वे सिस्टम डेवलपमेंट पढ़ी है ना आपने, तो ये जो आपका कैट है ये भी एक सिस्टम है। अगर आपने खुद बनाया है तो आपको ज़ाहिर इसकी कोडिंग भी करनी पड़ेगी और इसको हालात के मुताबिक मेंटेन भी करना पड़ेगा, अपडेट भी करना पड़ेगा। यस नो? यस सर। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि इसको हम कितनी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो जनरलाइज किस्म का हो, और वो उसको आप एविएशन के ऑडिट में भी, और होटलिंग के ऑडिट में भी, और किसी फिल्म इंडस्ट्री के ऑडिट में भी इस्तेमाल कर सकें, और बैंक में भी, और एयरलाइन में भी। यस नो? फिर आपको ये भी देखना होगा ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जो रिक्वायर्ड हार्डवेयर है वो आपके हर ऑडिटर के पास होना चाहिए। हर ऑडिटर के पास एक अच्छी लैपटॉप होना चाहिए। फिर आपको ये भी ख्याल रखना है कि सॉफ्टवेयर एफिशिएंट हो, अदरवाइज तो पता चला कि अगर ये डेटा को प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगा रहा है क्लाइंट के, तो आपने कहा बेहतर था मैन्युअली कर लेते। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब सारा का सारा क्लाइंट का डेटा आपके सिस्टम में आ गया हुआ है, तो उस डेटा को आपने कॉन्फिडेंशियल भी रखना है। ये नहीं कि आपसे डेटा चोरी हो गया, आपका लैपटॉप चोरी हो गया, आपने USB में डेटा रखा हुआ था वो गिर गई, तो ये सारे के सारे चीज़ें, तो उसके लिए बेहतर होगा कि जितना भी क्लाइंट का डेटा आपके पास सिस्टम में है या USB पे है, उसे आप क्या करें, पीछे हमने एक टेक्निक पढ़ी है, क्या कर दें उसे, ताकि अगर किसी को मिल भी जाए तो वो यूज़ ना कर सके। जी व्हाट इज दैट टेक्निक? इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट करते हैं, वेरी गुड। इनक्रिप्ट करके रखें उसे, गुड। अच्छा, कैट को आप, एक और भी फ़ायदा है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट के लिए। कंटिन्यूअस ऑडिट के लिए देखिए, ऑडिटर कब आता है, फाइनेंशियल ऑडिट होता है तो साल में वो आपके पास एक दफ़ा आ जाएगा या 2 दफ़ा आ जाएगा, लेकिन आप कैट की मदद से कंटिन्यूअस ऑडिट कर सकते हैं, तो उससे आपकी ऑडिट एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। कंटिन्यूअस ऑडिट के लिए आप क्या कर सकते हैं,
एक चीज़ होती है, उसका जिक्र कर लेते हैं, यहाँ है नहीं। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं स्कार्फ। स्कार्फ, SCARF, लिख लें आप स्कार्फ। सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। तो आप क्या कर सकते हैं कि सिस्टम के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम बना दें। तो अब होगा क्या कि जितना डेटा सिस्टम में जाएगा, आपने सिस्टम में चीज़ अकाउंटिंग का सिस्टम है फॉर एग्जांपल, आपने डिफाइन कर दिया है कि ये जो आपने स्कार्फ बनाई है इसके अंदर आपने डिफाइन कर दिया है सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल में कि अकाउंटिंग का डेटा जो भी सिस्टम में आएगा, अगर वो इस अमाउंट से ज़्यादा है या इस नेचर का है, तो वो सिस्टम में स्टोर होने के साथ साथ स्कार्फ में भी स्टोर हो जाएगा। स्कार्फ में भी स्टोर हो जाएगा। अब फ़ायदा क्या है, सिस्टम हर लम्हे उन ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहा है जो एक सर्टेन क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। यस नो? यस सर। अच्छा, एक और फ़ायदा होगा, जब ऑडिटर आएगा साल के आखिर में, तो पूरे सिस्टम को चेक करने के बजाय इन इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस को चेक कर लेगा। बात समझ आती है जी? तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ हर वक्त ऑडिट हो रही है, तो एक कंटिन्यूअस ऑडिट अप्रोच है आपकी, ठीक है। और ज़ाहिर इसके लिए अब आपको कोई टेक्निक बनानी पड़ेगी। एक टेक्निक मैंने आपको बताया स्कार्फ है, ठीक है। और ऑडिटर को ज़ाहिर है कि फिर IAS ऑडिटर को ये टेक्निक बनानी पड़ेगी। उस टेक्निक के लिए जो सिस्टम बनेगा उसके अंदर भी उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आप ख़रीद सकते हैं मार्केट से, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ख़रीद सकते हैं जिनकी मदद से आप ऑनलाइन ऑडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब जो आखिरी चीज़ है आपके पास, दैट इज CS है, कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है कि मैं अपने आप को खुद चेक करता रहा हूँ। एक तो ये ना दूसरे आके मुझे चेक करें। सेल्फ असेसमेंट में क्या है कि आई चेक माई सेल्फ। तो एक मैनेजमेंट टेक्निक है और आजकल पॉपुलर है ये मेथडोलॉजी। इसमें कई टूल्स हैं और इसको लगाने के बाद ये है, इस अप्रोच पे अमल करने के बाद हर कोई अपना सेल्फ असेसमेंट करता रहता है। और इसके जो स्टेप्स हैं वो हमने पिक्चर में दिए हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, तो ज़्यादा बड़ा होगा। जी, कितने स्टेप्स हैं इसके अंदर? 6 स्टेप्स हैं, ठीक है जी। वेरी गुड। चेक करें कितने स्टेप्स हैं। 5 है। वेरी गुड। आप लोग माशाल्लाह देख के बता दें भाई। कितने स्टेप्स हैं जी? इसमें सर 7। 4 यार जो 4 कह रहे हैं और जो 5 कह रहे हैं, क्या कहूँ मैं उन्हें? देख के बता दें भाई, देख के, तस्वीर को देख के बता दें। लिखा हुआ है। कितने स्टेप्स हैं जी? 7 सर। जी सबको 7 नजर आ रहे हैं? कितने लोगों को 6 नजर आ रहे हैं? भाई डिब्बे ही गिन लें तो 7 है, ठीक है ना। और अगर किसी को 6 नजर आ रहे हैं तो वही देखें, 0 से शुरू हो रहा है। 0 से लेकर 6 तक कितने हो गए? 8 हो गए ना? 7 हो गया। 7 हो गए, ठीक है। 7 सर। चलें, गुड
तो ये एक कॉम्प्लेक्स इशू हमने हल कर लिया। अच्छा जी, क्या जी स्टेप 0 है आइडेंटिफाई प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव। आपका जो भी प्रोसेस है, आप अकाउंटिंग का प्रोसेस देखते हैं, आप मार्केटिंग का प्रोसेस देखते हैं, आप सेल्स का प्रोसेस देखते हैं, आप परचेस का प्रोसेस देखते हैं, जो भी प्रोसेस है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करें, उसके ऑब्जेक्टिव देखें। फिर आप देखें कि आपके पास उसमें रिस्क क्या है, खुद देखें। आप सेल्स के बंदे हैं, आप परचेस के बंदे हैं, आप पेरोल के बंदे हैं, आप रिजर्वेशन के बंदे हैं, जो भी है, देखें कहाँ रिस्क है, ठीक है। और फिर चेक करें कि आपके पास चेक करें आपके पास क्या कंट्रोल्स हैं अभी, ठीक है, और कितने अच्छे कंट्रोल्स हैं, कितने अच्छे प्रिवेंटिव कंट्रोल है, कितने अच्छे डिटेक्टिव कंट्रोल हैं, करेक्टिव कंट्रोल्स हैं, ठीक है। और फिर आप एक क्वेश्चनर बनाएं। क्यों क्वेश्चनर बनाएं? इससे कि सेल्स में आप अकेले तो नहीं हैं, सेल्स में आपके पास 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो सबके आइडियाज़ के लिए आप एक क्वेश्चनर बनाएं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके यहाँ कोई इश्यूज़ हैं या नहीं। तो सबसे आपने पूछा कि भाई हमारे यहाँ सेल्स में क्या हो रहा है, क्या कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल सही हैं, कोई और कंट्रोल्स होने चाहिए। क्वेश्चनर बनाया, वो क्वेश्चनर फिर आपने लेके एनालाइज किया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया जी, एक्शन एंड रिपोर्टिंग। तो आपने रिपोर्ट कर दिया सेल्स हेड को कि जी हमारे यहाँ सेल्स में ये कंट्रोल्स हैं और ये कंट्रोल्स मिसिंग है, ठीक है जी। बात समझ आती है जी? जी सर। अच्छा, मीनवाइल आप क्या करते रहेंगे, अवेयरनेस ट्रेनिंग हर बंदे की होनी चाहिए, ठीक है, सबको पता होना चाहिए जी। ये जो साइड में चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही ना आपको, अवेयरनेस ट्रेनिंग आपके पास हर बंदे की होनी चाहिए, हर स्टेज पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हो सकता है उस बंदे ने कहा जी मुझे तो समझ में नहीं आता कि रिस्क मैं कैसे देखूं, तो उसकी आप ट्रेनिंग करवाएं कि तुम ये होता है रिस्क और देखो इसको, ठीक है। कंट्रोल्स के हवाले से भी उसकी ट्रेनिंग करवाएं, ठीक है। तो बंदों को आप इस काबिल कर दें कि हर बंदा जो है अपने एरिया के रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके, कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई कर सके और फिर उन्हें एनालाइज कर सके, ताकि फिर अल्टीमेटली हम एक एक्शन लें और उसमें तमाम कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग बना लें। तो अब आप वापस जाके इसका नाम देखें, इसका नाम क्या है, सेल्फ असेसमेंट। हर बंदा अपने एरिया को सेल्फ असेस करेगा। जैसे आपके पास टैक्स में भी सेल्फ असेसमेंट स्कीम होती है, उसमें क्या होता है, हर बंदा अपना टैक्स खुद कैलकुलेट कर रहा है, यस, खुद असेस कर रहा है, यस नो। जी सर। यस सर। से यहाँ पर भी कंट्रोल्स का सेल्फ असेसमेंट हो रहा है, हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव ये है कि इंटरनल ऑडिट ने तो अपना काम करना ही करना है, ठीक है, वो तो करेंगे, लेकिन कुछ जो जिम्मेदारियां हैं इंटरनल कंट्रोल के हवाले से वो हम हर फंक्शन को दे दें। हर फंक्शन का मतलब है, जैसे मैंने कहा सेल्स फंक्शन है, मार्केटिंग फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, वो अपना असेसमेंट खुद कर लें। इंटरनल ऑडिट वाले आएंगे, देखेंगे, वो बात की बात है। मैं अपने एरिया का रिस्क असेसमेंट खुद करूँ, जो भी मेरा एरिया है। अच्छा, अब अगर लोग ये समझते हैं कि अब ऑडिट की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑडिट अपनी जगह पे है, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, आईटी ऑडिट, सब अपनी जगह पे हैं चीज़ें, लेकिन बात यह है कि एक तरह से मैं अपना सेल्फ असेसमेंट करके अपना ऑडिट खुद ही कर रहा हूँ, अपने रिस्क को देख रहा हूँ, अपना ऑडिट कर रहा हूँ। बाद में मेरा ऑडिट जब होगा, इंटरनल ऑडिट वाले, एक्सटर्नल ऑडिट वाले, आईटी ऑडिट वाले, तो वहाँ पर मेरे लिए
कम मसले होंगे, बिकॉज मैंने खुद ही बहुत सारी चीज़ों को पहले असेस कर लिया हुआ और सही कर लिया हुआ। ठीक है, एक और ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर एक को इन्वॉल्व किया जाए कंट्रोल्स की डिज़ाइनिंग में, कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग में। यस मैम। यस सर। और लोगों को एम्पावर किया जाए। आपको पावर दे दी ना कि यार आपको ऑडिट तो बाद में होगा, आप पहले खुद अपना ऑडिट कर लो, ठीक है, अपना सेल्फ असेसमेंट खुद कर लो। तो आपको एम्पावर कर दिया, आपको अथॉरिटी दे दी है कि आप अपने कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करो, रिस्क को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, फ़ायदा क्या है इस पूरी एक्सरसाइज का? ऑडिट वाले आके रिस्क पकड़ते उससे पहले आपने खुद ही अपने एरिया का रिस्क को पकड़ लिया, करेंगे कंट्रोल्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। अब आप चूंकि काम करने के साथ साथ पहले आपका ऑडिट कोई और करता था, अब आप खुद भी सेल्फ असेसमेंट में इन्वॉल्व हैं, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ गई है, आपके पास पावर आ गई है, आप ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। जब आपके ऑडिट होगा तो आसान होगा, गड़बड़ नहीं होगी। कंट्रोल्स ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होंगे बिकॉज आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं अपने काम को, तो जो कंट्रोल आप स्टैब्लिश करेंगे वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। और इसके अलावा जब आपके पास CSA हो रहा होगा तो आपके जितने कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये इत्मीनान होगा कि इस इदारे में काम अच्छा हो रहा है बिकॉज यहाँ पर हर कोई अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहा है। अच्छा, इफ़ यू गो फॉर कंपेयरिंग जो पुरानी अप्रोच है और CSA अप्रोच है, तो ये कंपैरिजन भी है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था कि हम आपको ड्यूटीज़ देते थे और आपको सुपरवाइज करते थे। अब हमने आपको एम्पावर कर दिया कि यार आप काम करो और अपना असेसमेंट भी करो और आप जिम्मेदार हो। पहले हम आपको पॉलिसीज़ बता के चलाते थे, पॉलिसीज़ बता के चलाते थे। अब हमने कहा कि यार पॉलिसीज़ तो हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर फ्री, कंटिन्यूसली इम्प्रूव करो। एंड आई एम श्योर सबको आइडिया है लर्निंग कर्व का। यस नो, व्हाट इज लर्निंग कर्व? जी अकाउंटेंट्स, लर्निंग कर्व क्या होता है? मुकम्मल खामोशी। यस नो तो बोल दें भैया, पता है तो बता दें, नहीं पता तो जी व्हाट इज लर्निंग कर्व? नो सर। लेकिन फिजिकल एग्जांपल ले लें, मैंने एक टेबल बनाया, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम टेबल बनाया तो वो मैंने एक हफ्ते में बनाया और उस पर टेबल पे मेरा खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो गया, से 50,000 रुपये खर्च हो गया। तो दूसरा टेबल बनाऊंगा वो भी मैं 50,000 में और एक हफ्ते में बनाऊंगा। यस नो? नो यस सर, सर। उससे कम हो। नो सर। कम टाइम कम पैसे में बनाऊंगा ना, और फिर मैं जितना बनाता जाऊंगा उतना टाइम और पैसा कम होता जाएगा। यस नो? और यकीन फिर एक जगह आके वो यस सर। रुक जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड लर्निंग कर्व, दिस इज कॉल्ड लर्निंग कर्व, कि हम सीखते हैं और चीज़ को फिर आसान और बेहतर करते जाते हैं। ठीक है जी। पहले एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन कम थी, अब तो मैंने सारा आप ही को दे दिया है कि आप देखें, आपकी ट्रेनिंग भी करवा दी है कि कैसे कंट्रोल्स को देखना है, कैसे रिस्क को देखना है। पहले ज़्यादा हमारा स्टेक होल्डर पे फोकस कम था, अब हम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जी एवरीवन। जी यस सर। सर। यस चलें सर। जी, ग्रेट। So with this we come to an end. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जितनी आपकी चीज़ें थी वो हो गई, ठीक है, सारे टॉपिक्स आपके पास सिलेबस मौजूद है। मेरे सारे हैंडआउट्स के अंदर शुरू में सिलेबस मौजूद है, आप चेक कर लें, देयर इज़ नथिंग मिसिंग, ठीक है, और मिसिंग है तो मुझे बता दीजिएगा, वी विल कवर इट
और अब हमें क्या करना चाहिए? अब ज़ाहिर है कि मंडे को क्लास नहीं होगी बिकॉज मंडे इज़ 10th मुहर्रम। आपके पास फ्राइडे है आज का दिन, सैटरडे है, संडे है, मंडे है। आई सजेस्ट कि आप अपना जितना हैंड आउट्स हैं इनको रिव्यू करें, ठीक है, एंड उसके बाद जो है हम बैठ के ट्यूसडे को मॉक कर लेंगे, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं जिसकी पहले दिन से लोगों की फरमाइश आ रही है कि जी हमें क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, जो चीज़ का जो वक्त है ना उस वक्त पे आनी चाहिए। क्वेश्चन पे फोकस करने का फ़ायदा क्या है? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, चीज़ें आपको पता नहीं है। मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, जिन चीज़ों पे मैंने फोकस किया, आई फोकस्ड ऑन सिस्टम डेवलपमेंट, ऑन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, ठीक है, इन चीज़ों पे फोकस किया। इस पर आप भी फोकस करें, सारी चीज़ें उसके बाद ही चलेंगी, ठीक है। तो ये कर लें, तो फिर हम इंशाल्लाह मॉक भी कर लेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अज़ीज़, if you have gone through these handouts and the questions I share, तो inshallah 95% chances of clearing the exam। जी बात समझ आती है? जी सर। ये सर चलें, ग्रेट। तो सर अब थोड़ा सा what I expect, and I don't want to be मायूस on that, I don't want के कोई repentance हो। आप लोग जो हैं ट्यूसडे को जब आए थोड़ा सा रिव्यू कर आए चीज़ें, ठीक है। तो उसमें होगा ये कि हम जो करना चाह रहे हैं एक्सरसाइज वो अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज वो फिर मेरे कंट्रोल से चीज़ निकल जाएगी और पता नहीं कहाँ चली जाएगी। इफ़ यू वांट मी टू टेक थिंग्स इन अ कंट्रोल फैशन, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रिव्यू कर आएँ, तो फिर मैं आपको अच्छी तरह से स्टीयर कर सकूँगा। अदरवाइज फिर ये होगा कि चीज़ें हेवार चल जाएंगी। जी बोलें। क्वेश्चन है जी जी बोलें बोलें। सर, वो जितना हमने ऑडिटिंग का पार्ट पढ़ा है उसके अंदर तो ज्यादातर जो ऑडिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उससे एमसीक्यू किस तरह आएंगे मतलब? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और आपने ये वही सवाल किया है जिसका मैंने जवाब दिया अभी, कि अब मॉक करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। जहाँ आपने इतना इंतज़ार किया है, 2-3 दिन और इंतज़ार करेंगे। सर जी बोलें। सर ये आपके ये जो नोट्स सर आपने बनाए हैं सर, ये यूज कर ले सर काफी है सर, या इसके साथ कुछ और भी कर लें सर? यार इसके अलावा दुनिया की हर चीज़ कर लें आप। एक चीज़ पहले दिन से मैं आपसे कह रहा हूँ, लास्ट क्लास के अंदर भी आई डिस्कस दिस थिंग कि भाई देखिए, ये दिस इज़ माई प्रोडक्ट एंड आई हैव कॉन्फिडेंस इन इट, ठीक है। और इस कॉन्फिडेंस का सबूत ये है, ये कोर्स जो है ना ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, आपके ख्याल से ये चौथा बैच हो रहा है, लेकिन आज से ये कोई 2001-2 के अंदर दिस यूज्ड टू बी स्टेज 6 पेपर, ठीक है। उस वक्त ये कहलाता था ISIT ऑडिट, और या फिर बन गया था ये IM ऑडिट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है। इस कोर्स में थोड़ा सा एक अनजस्ट चीज़ ये भी है कि ये स्टेज 6 का पेपर था, जहाँ तक पहुँचते हुए लोगों के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता था और वो कहीं ना कहीं काम कर रहे होते थे, उनको IT का कुछ पता होता था, तो उनको पढ़ना पढ़ाना मज़ा आता था, समझ आती थी चीज़। अब यहाँ पर आप लोग जो हैं, ये आपका पता नहीं 7वां 8वां 9वां पेपर है, आप नया स्टूडेंट्स हैं, IT का भी आपको आइडिया नहीं है, कोई काम भी नहीं कर रहा है सच, ठीक। बहुत सारे लोग एग्जामिशन भी लेकर आ गए हुए हैं, तो ये पेपर वैसे ही जो ना थोड़ा सा आउट ऑफ मतलब आपकी फिट नहीं होता सही, ठीक है। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है एक डेवलप की गई आपके लिए, ठीक है। और ये कितनी अच्छी या बुरी चीज़ है ये वैसे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि असल चीज़ ये होती है कि आप प्रैक्टिस कर लें मैच में कैसे परफॉर्म करेंगे। तो अभी आप मॉक देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, कुछ और पेपर्स देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वैलिड चीज़ है। अगर आपको लगे कि भाई ये इससे आपका मॉक और आपका ये बाकी चीज़ें हो रही हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। नहीं ये तो पढ़ ही रहे हैं। मेरे ख्याल से तो इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको रोक तो नहीं सकता। ओके लेकिन सर, मैं आपको एक चलिए। चीज सर बता एक सकता वो हूँ, पढ़ इसके अलावा आप जाएगा। वेट इसके अलावा आप जिस भी चीज पे जाएंगे ना, आई कैन चैलेंज यू विल वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम ज़ाया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, the only other valid alternative that you have is CISA review manual, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी अच्छा, मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ली हुई हैं, ठीक है, स्पेशली चेकलिस्ट है सारी की सारी वो वहीं से ली हुई है। तो यानी जहाँ कोई ख़तरे वाली चीज़ है ना, वहाँ पर भी हैव ऑलरेडी इंश्योर्ड कि आपके लिए रिस्क ना रहे, कंट्रोल डाल दिया। अच्छा, अब लोगों को बहुत शौक है CISA रिव्यू मैनुअल पढ़ने का, तो पढ़ें यार। आप मुझे बताएं कितने लोगों ने उसको खोल के देखा है? सर देखा है लेकिन वो समझ नहीं आती उसकी लैंग्वेज। वो आपको समझ आ ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आपको समझ आ ही नहीं सकता। ठीक, मैं नहीं कह रहा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल व्हेन आई कंसिडर योर लेवल, आपका लेवल की वो चीज़ ही नहीं है। और अगर वो आपके लेवल का है ना, तो मैं आपको बड़ा मज़े का मशवरा देता हूँ। देखिए, आई एम माई सेल्फ CISA, ठीक है, एंड आई वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट CISAs इन द कंट्री बैक इन 1999 मैंने किया। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप CISA मैनुअल पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, तो भाई ये पेपर देने के बाद आप CISA का एग्ज़ाम भी दे दें और ये दुनिया की एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन भी ले लें। आप नहीं हो सकता, उसकी लैंग्वेज टेक्निकल है, चीज़ें टेक्निकल है, पर्सपेक्टिव प्रैक्टिकल है। ठीक, आप एक प्योर स्टूडेंट लेवल से आ रहे हैं, इंटरमीडिएट के बाद आ रहे हैं, आई एम श्योर मोस्टली, ठीक है, तो आपके वो लेवल ही नहीं है। अब ICMA ने क्यों ये बुक रेकमेंड की हुई? बिकॉज उनको कोई ऑल्टरनेट नहीं नजर आया, समझ आया, तो उन्होंने उसको रेकमेंड किया हुआ है। गेटिंग, ये सारा मसला। बात समझ आती है? जी सर। यस तो सर। एक चीज़ याद रखें, मैं एक जुमला आपसे कह दूंगा, आज आखिरी क्लास है, तो देखें, मैं ये कहता हूँ कि आप अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको एतमाद होना चाहिए, ठीक है। मैंने भी आपसे कहा, आप लोगों के सवालात की वजह से आई एम आंसरिंग, ठीक है ना। मैं आपको आपने देखा होगा मैं फालतू बातों में नहीं पढ़ता, मेरा फोकस जो है वो पढ़ाना ही होता है। लेकिन जब सवालात हों तो फिर थोड़ा जवाब देना बनता है। अल्लाह ताला गिव्स यू द राइट टू आंसर द क्वेश्चंस। और बीच में कई दफ़ों पे सवालात आए, मैंने कभी आंसर किए, कभी नहीं आंसर किए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इफ़ यू आर गोइंग विद मी, तो आपको मुझ पर ईमान लाना चाहिए, ठीक है ना। जो आपका इमाम होता है, जो आपका लीड कर रहा होता है, उस पर आपको इत्मीनान होना चाहिए। अब आई एम सॉरी टू से व्हाट हैपेंस इज, ये हमारा भी कसूर है एज टीचर्स, हम बड़े क्लेम कर लेते हैं। अच्छा, वो क्लेम्स बाद में ना पूरे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको एक अच्छी मिसाल मेरे जहन में आ रही है। ये बताएं, somebody is raising hand again and again. अच्छा जी, देखें, क्या आपको समझ आता है फ़र्क बिटवीन क्लास ख़त्म होना और कोर्स ख़त्म होना? इसमें फ़र्क होता है, ये फ़र्क पता आपको? यस नो? यस सर। आते शुरू हो गए आप जी। बाकी लोग यस सर। क्या फ़र्क है क्लास ख़त्म होना में? जी बताइए। सर क्लास खत्म होने कुछ नहीं होता सर, रिलैक्स फील होता है। ओहो, क्या बेवकूफ़ी की बात की आपने। भाई टीचर ने कहा कि आज से क्लास ख़त्म, और एक टीचर ने कहा आज कोर्स ख़त्म, इसमें क्या फ़र्क है? सर क्लास खत्म में ये है कि अगर कोर्स कवर नहीं भी हुआ तो आज बस एंड क्लास है, जितना पूछना पूछ लो। आई थिंक मैं आपको बताऊं, क्लास आप खत्म चेक हो करें, गई। आप चेक करें, अक्सर दफ़ा आपकी क्लासेस ख़त्म हुई होंगी, कोर्स नहीं ख़त्म हुआ होगा। यस सर, ऐसा ही है।
टीचर ये कहता है यार ये यस आसान सर। टॉपिक है, ये तुम देख लेना, हाँ, ये खुद एग्जाम में कर पूछता लेना। नहीं है, ये तुम्हारी मर्जी है, ये इसको पढ़ लेना सिर्फ ऐसे। गेटिंग? मैं आपको ये जी चैलेंज कर सर। रहा हूँ कि मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि आज आपकी क्लासेस खत्म तो आपका कोर्स भी खत्म। जी सर। आपके पास हर हैंडआउट के शुरू में टॉपिक मौजूद है, आप कंपेयर करें एंड टेल मी अ सिंगल थिंग इज मिसिंग। मैं आपको बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह विद कॉन्फिडेंस आई एम चैलेंजिंग दिस थिंग कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मुश्किल होती है आमतौर से कि आपके लिए मैंने एक लाइन, एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ा कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है खुद। जो आसान चीज़ थी उसको हमने जल्दी से कर लिया, लेकिन ये नहीं कहा कि ये तुम पढ़ लेना, ये तुम देख लेना, एग्जाम में पूछता नहीं है। गेटिंग? हाँ, यस सर। तो फिर मैंने चीज़ों को येलो कर दिया जैसे इसके अंदर भी किया हुआ है। वो ज़ाहिर है कि आपकी चीज़ ही नहीं है, लेकिन आपको आइडिया देने के लिए मैंने शामिल कर दिया। तो आप कभी बैठ के देखना कि एक एक टॉपिक को कवर किया गया हो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अब तक, मेरा ख्याल है कि मुश्किल है। यस सर। डू चेक दैट। जी सर, आप सही कह रहे हैं। यस सर। सही कह रहा हूँ? गुड। जी सर। तो अब इतनी सारी एफर्ट्स करने के बाद अब अगर कोई ये समझे कि जी पता नहीं ये चीज़ काफ़ी है, ये चीज़ नाकाफ़ी है, मैं किसी और चीज़ के पीछे भी भागूं, तो मैं ये कहूँगा कि यार फिर तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने अपना काम ईमानदारी से अपनी रोज़ी को हलाल करते हुए जी जितना सर। चाहिए था वो आपको दे दिया। जी सर। हाँ, आपका काम अब इसको रिव्यू करना है। आप देखें क्लासेस ख़त्म होने के बाद भी आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, तो कोर्स आपका ख़त्म नहीं होता, कोर्स चल रहा है। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कोर्स खत्म, क्लास खत्म, अब आपका काम सिर्फ रिव्यू है। अच्छा, रिव्यू में भी देखें आप, रिवीजन में भी आप देखें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को रीअरेंज किया हुआ था, सारे टॉपिक्स जो थे 10, और आपने नोट किया होगा कि शुरू की क्लासेस में आपको टॉपिक्स कंसंट्रेट करने पड़े, बनाने पड़े। बाद के टॉपिक्स ऐसे हो गए कि हम बार बार रेफर करते थे कि हमने चीज़ पढ़ी हुई है, चलें दोबारा भी देख लेते हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगा। यस नो? Yes, जी sir. सर। तो काइंड ऑफ रिवीजन वाज आल्सो डन, ठीक है ना? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स अ कंप्लीट एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। दिस हैज टू बी डन एंड दिस हैज टू बी डन बाय यू। जी, बात समझ आती है? तो जी माय फाइनल Yes, सर। वर्ड sir. कि भाई आपको सारी चीज़ें दे दी गई हैं आसान ज़ुबान में, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास थोड़ा सा एक अच्छा एंगल ये भी है कि यू गॉट रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक। बाकी इसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, यू आर अ नॉलेज सीकर, आप तालिब इल्म हैं, डू गो एंड लर्न। बट अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जी इज़ इट सफिशिएंट, इज़ इट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर एग्जामिनेशन, तो यस, द जॉब हैज़ बीन डन। ठीक है जी, ओके सर। कोई Sir, सवाल आप और? क्विज लेंगे? क्विज अब हम नहीं करेंगे, मॉक ही करेंगे सीधा, और कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कोई 200-250 क्वेश्चंस करके देखेंगे, तो होपफुली सर। जी जी और जी आपके जी बोलें। सर ट्यूसडे को। हाँ, मंडे को ज़ाहिर है कि नहीं हो सकते ना, ट्यूसडे को करेंगे। सर मंडे को 11 मुहर्रम है। शुक्रिया सर। है मंडे को 11 मुहर्रम है? आर यू श्योर? जी सर। जी सर। सर संडे को है जी। संडे को 10 है। आज क्या तारीख है मुहर्रम? अच्छा, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। सर आज आज 8 8 मुहर्रम है। आज 8 है? जी। अच्छा Yes, अच्छा sir. अच्छा, चलो ठीक है, तो फिर ठीक है, आई एम सॉरी, मंडे को। मंडे को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सर अगर हमने आपको मिलना हो फिर कैसे मिले? आप कहाँ पर हैं? हम आपके दिल में। कहाँ पर हैं? अच्छा, दिल में तो है सर लेकिन, आपके दिल में। अच्छा रहते कहाँ आप? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद? सर लाहौर। घोसकी घोसकी मटियारी, लाहौर। जी सर। आई कीप ट्रैवलिंग। मैं अभी थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द कोविड ट्रैवल कम जी हुआ सर। है, लेकिन ये कि आई कीप ट्रैवलिंग। तो जी सर। लाहौर भी मेरा ऑलमोस्ट हर महीने चक्कर लग ही जाता है। जी सर। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह
जब लाहौर आऊँगा तो आपको बता जी दूंगा। सर। ठीक है। जी सर, ठीक हो गया। सर आप ICMA में कब से हैं? ICMA में कब से हैं? सर अगर कराची वालों ने मिलना हो। हाँ, तो कराची वालों ने मिलना है तो मिल सकते हैं, मुझे बता दीजिएगा। यू गॉट माई फ़ोन नंबर, मुलाकात हो सकती है ICMA में या कहीं बाहर भी। वी कैन ऑलवेज मीट। मेरा ICMA से एसोसिएशन है 1989 से। सर इतना पुराना? जी जी। वाह। देखिए ना, मैं वही पहली क्लास में मैंने आपसे कहा था मेरा नाम ये और हम पढ़ते हैं। मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, ये इंट्रोडक्शंस और ये सारी चीज़ों में। आपको ना असल में काम करना चाहिए। जी सर। बहरहाल मेन कैंपस में होते हैं? यस, इंट्रोडक्शन करवा दें। हो गया ना इंट्रोडक्शन के। ICMA से 1989 से मेरा लिंक है। अरे इसका मतलब आप ICMA के फेलो मेंबर है? नहीं नहीं, मैं मेरा ICMA फैकल्टी है ना सर? आई एम द फैकल्टी। जी सर। सर आपका गला नहीं ठीक हो रहा। बेहतर हो गया, क्लास ऑफ हो जाएगी तो बेहतर हो सर वो फिर हम दुआ कर रहे हैं लेकिन दुआ लग ही नहीं रही। लग जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और कुछ चीज़? सर नो चेहरा सर। रह गया सर। वो भी इंशाल्लाह मुलाकात कर लेंगे किसी दिन, डोंट वरी। चलें सर फिर मंडे को ओके सर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, मंडे। ठीक है। वही Thank you. सर 2:30। क्या होगा? सर 2:30 पे ही। हाँ, वो तो वही होगा ना, वही होगा। चलें ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह ओके हाफिज़। अल्लाह। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।